अब वो आप लोग हॉल नंबर 2-3 में चले जाइए, इसमें जगह नहीं है। अभी थोड़ा सा बस कोरोना वैक्सीन सबको लग जाने दीजिए, फिर देखिए क्लास में कैसे, जिस तरह बोरा में गेहूं भरा जाता है क्लास में स्टूडेंट ना भर गया तो कहिए। गुड मॉर्निंग क्लास। सब लोग को गुड मॉर्निंग। आज टेस्ट लेने के लिए बोले थे। टेस्ट आज का, आज टेस्ट नहीं कल होगा। रीजन समझिए क्या था टेस्ट। अभी आपको हम लगभग सभ्यता पढ़ा रहे थे, सिंधु सभ्यता। इसके बाद चालू हो जाएगा वैदिक काल, रीजन के हिसाब से वैदिक काल। और हालांकि एक और 3-4 सभ्यता बचेगी जिसमें आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता वगैरह रहेगी। तो सभ्यता वाला सारा चीज एक जगह होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। वो बेंच दे दीजिए उन लोग को, बबनी लोग बैठ जाओ जल्दी, जल्दी बैठ जाइए बाबू आप लोग। 1 से 2 40 सेकंड के अंदर लाइव हो जाएंगे सब एप्लीकेशन के लड़के, फिर ना बैठाएंगे हम, फिर बाहर कर देंगे। टाइम से आया कीजिए आप लोग। छोटकी लड़कियां और देर करती है सर। सीढ़िया आधा चढ़ने के बाद यहाँ अजीब चलिए नहीं पाती है सब। बाबू बैठिए आप बैठिए बाबू, बैठना दीजिए जी इनको। आगे वो सब बेंच, 2-3 बेंच आप लोग छोड़ के बैठिएगा। लाइव वाले सारे लोग गुड मॉर्निंग, प्रणाम सब लोग को, गुड मॉर्निंग। सतीश कुमार, इंदन, सब लोग को जल्दी बैठो बाबू। मोबाइल रख दो बनिया, बस साइलेंट करके छोड़ दो। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सब लोग, स्टार्ट किया जाए। देखिए बाबू, टेस्ट इसलिए नहीं हो गया। टेस्ट क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है जी टेस्ट में? 50 है ना। अभी 50 क्वेश्चन था तो उसको रोक के लगभग उसको और क्वेश्चन उसमें बढ़ाया जाएगा, ताकि सारे तरह के सभ्यता का क्वेश्चन एक ही जगह आ सके। क्योंकि अगर ये टेस्ट ले लेते ना तो फिर आगे वैदिक काल आ जाता, तो कहते हैं कि भैया एक दिन और पढ़ा देते हैं, और उसमें फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता बता देंगे, सोमेरियन सभ्यता बता देंगे, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, बैक्टीरिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब थोड़ा बहुत सभ्यता वगैरह को बता दे, या फिर मृदभांड वगैरह बता दे, तो एक कंप्लीट हो जाए। हालांकि कोई बात नहीं, अगर जितना होता है होगा, नहीं तो कल फिर टेस्ट ले ही लेंगे आप लोग को। उसमें कोई बहुत बड़ा चीज तो पढ़ना तो सब है आप लोग को, समझ में गया? फारस की सभ्यता, हाँ भाई सबको फारस की सभ्यता सब पढ़ाएंगे। स्टार्ट करते हैं। आपको लगभग कल सिंधु सभ्यता के बारे में सब समझा दिए थे, समझा दिए थे। मेसोपोटामिया बताना था कि, अच्छा मृदभांड के बारे में बताए थे। मृदभांड को कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पोल्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल्ट्री। पोल्ट्री नहीं, पोल्ट्री जानते हैं किसको कहा जाता है? हाँ, मुर्गी फार्म। कोरोना नहीं रहता ना था आप लोग क्लास में पोल्ट्री की तरह बैठे रहते। देखिए, मृद भांड, पोट्री, इसमें क्वेश्चन समझिए कहां से देगा। आप में से कितने लोग नेट जेआरएफ का नाम सुने? सुने हैं? बाकी ज्यादातर 90% लोग जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एमए यानी पीजी करके छोड़ देते हैं। पहले क्या था कि यूजीसी एक संस्था थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसे कहा गया कि आप एक एग्जाम लीजिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो इस टेस्ट को पार कर जाएगा उसे आप पढ़ाइएगा और उसे बनाइएगा डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, पीएचडी की डिग्री दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा? पीएचडी की डिग्री। और पीएचडी की डिग्री लेने के बाद ये कहलाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसके बाद बन जाएगा प्रोफेसर। क्या बन जाएगा? प्रोफेसर बन जाएगा।
यानी अगर आपको पीजी कॉलेज में पढ़ाना है, सब लोग ध्यान से समझो भाई, अब टेस्ट नहीं होगा अभी। चलिए लाइव वाले सब एक और को लेट से ज्वाइन करता है, लड़की होगी वो। चलिए देखिए ध्यान से, तो एग्जाम कराने के लिए, कंडक्ट कराने के लिए कोई ना कोई संस्था चाहिए जो एग्जाम कंडक्ट कराए। गवर्नमेंट तो एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी तो किसे दे देती थी? यूजीसी को। एग्जाम का नाम क्या था? नेट। पढ़ाई कौन सी होती थी? अभी एग्जाम हुआ पास कीजिएगा तब ना पीएचडी, ऐसे छोड़ दीजिएगा तो कूल घोड़ा बैल पीएचडी कर लेगा। हाँ, ये होता पीएचडी हो जाता। फिर आपको क्या बनाया जाता था? असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर आप क्या बन जाते थे? प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर रीडर, फिर आगे जाके ऐसे पोस्ट होते रहते थे। स्टार्टिंग होती थी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर से। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें क्या था कि जो नेट का एग्जाम देते थे उस एग्जाम में भी एक कंडीशन अप्लाई थे कि अगर आप बहुत अच्छा नंबर से पास हो गए ना, टॉप 15% में आ गए, 15% टॉप में आ गए, तो सरकार अपने पास से आपको पैसा देती थी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। क्या करती थी? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो दोनों एक ही चीज था। देखिए ध्यान से, आपको एग्जाम देना था नेट का, ऐसा नहीं था जेआरएफ का एग्जाम देना था। सपोज कीजिए नेट के एग्जाम में 100 लड़के पास हुए, तो इसमें से 85 लड़के क्या कहलाएंगे कि भैया हम नेट कर रहे हैं, और 15 लड़के भी क्या कहलाएंगे? हम भी नेट ही कर रहे हैं। लेकिन 15 लड़कों को सरकार अपने पास से पैसे देती थी, और बहुत बड़े अमाउंट में देती थी, 30-40 हजार रुपये महीना, सैलरी से ज्यादा रिसर्च करने अभी भी मिलता है। तो ये जेआरएफ केवल उनको मिलता है जो टॉप स्टूडेंट थे, ताकि आप रिसर्च कीजिए, नए नए चीजों को थेसिस लिख के दीजिए आपको रिसर्च करने के लिए। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो नेट है वही जेआरएफ है। अपने पैसा से पढ़िएगा तो नेट कहलाएंगे, और अगर सरकार के पैसा से पढ़ रहे हैं तो नेट जेआरएफ कहलाएंगे, नेटवे कहलाएंगे, लेकिन नेट जेआरएफ कहलाएंगे। ये केवल आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है कि आप नेट पास हैं। अब इसके बाद आप यूनिवर्सिटी तय कीजिए, इसकी वैलिडिटी 2 साल है। अब मान के चलिए इसको पास कर लिया आप, अब आपको यूनिवर्सिटी तय कर लीजिएगा, आपको पटना यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना है, या फिर मगध यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना है, या फिर इलाहाबाद, कहाँ कहाँ। अब हर यूनिवर्सिटी में आपका डायरेक्ट एग्जाम नहीं लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। अब मान के चलिए कोनो घोंचू है वो सोचेगा जेएनयू से पीएचडी कर ले, नहीं होगा। भले आप ये पास हो गए तो आपको उसी हिसाब से इंटरव्यू पास करके देना पड़ेगा। फिर आप क्या कहलाएंगे? पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। नाम के आगे क्या लग जाएगा? डॉक्टर। लेकिन वो डॉक्टर चीर फाड़ वाला नहीं है, हाँ, फिलोसफी वाला है। कौन सा है? फिलोसफी। उसके एग्जाम में ये क्वेश्चन फिक्स है कि मृदभांड से पूछेगा। उसमें ये जेआरएफ के एग्जाम में फिक्स है कि आपको मृदभांड से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। अब सोचो यार, अगर 30-40 हजार आपको पढ़ने के लिए दे दे रहा है, टोटल मिला के अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देखिए उसमें कई जगह से पैसे मिलते हैं। आप जैसे मान के चलिए आप यूपी से पीएचडी कर रहे हैं, तो यूपी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम होती है, हर स्टेट की अपनी स्कीम होती है कि जो पीएचडी करेगा हम उसको 10,000-12,000 रुपये महीना स्कॉलरशिप देंगे, छात्रवृत्ति। जिसको नहीं दिख रहा है वीडियो, हाँ दिख रहा है ना, लोल है, मोतियाबीन है वो। चलिए ध्यान दीजिए, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट दे देती है, यूनिवर्सिटी के अपने कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि जो हमारे यहाँ से पीएचडी करेगा हम उसको 30 जो भी 5-7 हजार देंगे। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है, मिला जुला के आपकी सैलरी बराबर वो स्कॉलरशिप हो जाता है। अच्छा है वो भी, तो उसमें ये एग्जाम पूछता है। हालांकि यूजीसी ने कह दिया था कि भैया हमारे बस का नहीं है ये एग्जाम कराना, क्योंकि यूजीसी के पास टाइम नहीं था कि हर यूनिवर्सिटी पर वो नजर रखे। पूरी यूनिवर्सिटी पे नजर कौन रखता है? यूजीसी। वरना घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया, क्या हो गया, सब यूजीसी। तो उठा के गवर्नमेंट ने इसे किसके दे दिया? सीबीएसई। किसको दे दिया? सीबीएसई। तो जरा पीएचडी हो सीबीएसई बोर्ड हो गया। सीबीएसई बोर्ड नहीं हुआ, सीबीएसई को जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप फेयर एग्जाम कंडक्ट करिए। सीबीएसई बोर्ड में नकल वकल नहीं होता है, करियो नहीं पाएगा, सब भोदा होता है सब। हिंदी मीडियम वालन के आगे सोच रहा सीसीटीवी कैमरा लगा दो तब वो नकल कर लेता है। पढ़ने में ठीक होता है सीबीएसई वाला, नकल की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए, तो उसमें मृदभांड का टॉपिक ज्यादा पूछता है। तो मृदभांड जो है भैया ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। मृदभांड को पहले तो इसे लोग समझते ही नहीं थे, इसे पढ़ना भी चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। ये मृदभांड जो है इसकी शुरुआत जो किए थे फ्लिंडर महोदय ने किया था। किसने किया था? फ्लिंडर महोदय ने। वर्ल्ड में इन्हें किसने किया था? फ्लिंडर में। तो भैया भारत में भी कोई ना कोई क्या होंगे? जनक होंगे। तो भारत में थे बीबी लाल। कौन थे? बीबी लाल। ये कहाँ मिला था याद है? कालीबंगा में।
कालीबंगा, भारत में बीबी लाल। और इसका महत्व इतना बढ़ गया कि कहा जाता है कि यह पुरातात्विक अध्ययन का, आर्कियोलॉजिकल स्टडी का ये अल्फाबेट है। क्या है? अल्फाबेट है। यानी क्वेश्चन पूछा था आपका जेआरएफ में कि पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला, वर्णमाला मतलब अल्फाबेट किसे कहा जाता है? यानी आर्कियोलॉजी, पुरातत्व यानी पुराने चीज को अध्ययन का वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भैया? मृदभांड को। किसे? मृदभांड। अल्फाबेट यानी वर्णमाला है, अल्फाबेट यानी वर्णमाला है, यानी आर्कियोलॉजिकल अध्ययन का यह अल्फाबेट है। अब अगर किसी को एबीसीडी याद नहीं रहेगा तो उससे कल्पना करेंगे कि वो अंग्रेजी बोलेगा? नहीं बोल सकता वो। हिंदी नहीं है, हिंदी अलग चीज है कि हम लोग डेली बोलते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा फेमिलियर है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं भैया? अल्फाबेट के नाम से जाना जाता है। इसकी पहली बार जो साक्ष्य मिला है ना, ये पहला साक्ष्य जो मिला है 9 पाषाण काल से मिला है, और 9 पाषाण काल से लेके उसके बाद मिलता आया है कंटिन्यू। बफरिंग क्यों कर रहा है जी? एक मिनट ब्रो। ठीक तो है, तब आ जाओ इस पे। नहीं बफरिंग कर रहा है जी, हम एक ही जगह खड़े थे, हमको पैर में थोड़ा गड़बड़ है इसलिए वो सोच रहा है कि सर रुक गए। अरे नहीं रुके रे भैया, हमारा पैर में थोड़ा सा, ठीक है ना? अरे पैर में हमसे चला नहीं जा रहा है असल में। नहीं, उनको लग रहा होगा ना कि जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो आवाज जाता है, वीडियो रुक जाता है। तो हम एक ही जगह खड़े थे तो उनको लग रहा था आवाजिया जा रहा है, सर रुक गए। हमको दिक्कत हो रहा है चलने में। असल में क्या है ना कि हमारे मोहल्ले में जो कुत्ता जो होते हैं सब, उन सबको डेली खाना पीना खिलाते रहते थे हमेशा। लॉकडाउन की वजह से घर चले गए थे, वो सबको हम मिले नहीं। अचानक आए ना, बहुत खुश था सब, कैंसर आ गए। बहुत खुश। हम खाना पीना उन सबको हमेशा खिलाते रहते थे, तो गोदी में खेलने लगता है सब। सबको ठंड लगता था तो रूम में ले आके, छोटा छोटा जब था सब तो हीटर चलाते थे उन सबको, हम हीटर खरीदे थे उन्हीं सब के लिए। तो बड़ा प्रेम से तो खाना पीना खिलाते थे ना, तो वही उस दुलार के चक्कर में ऐसे कूदा, बस हमको हाथ हटाना चाहिए, हल्का सा लग गया। अब डॉक्टर लोग सलाह दिए कि भाई इंजेक्शन लगा लीजिए। हालांकि कोई मतलब नहीं बनता, सोचा ना ब्लड आया ना कुछ, लेकिन होता है ना कि एक बार डॉक्टर बोल दिया नहीं इंजेक्शन लगा लेना चाहिए, और सोचा दिमाग पे चढ़ गया। उस पे हमने यूट्यूब पे एक वीडियो देख लिया रेविज का, तो लिखता है कि 100% मृत्यु निश्चित। हम कह रहे ये खतरनाक है। इसको चल, इसका कोई इलाज नहीं है, ये और खतरनाक। इंजेक्शन ले लेना चाहिए। गए हम इंजेक्शन लेने के लिए वहां पर पीएमसीएच में, तो हमारा आगे भी कई मरीज थे लोग। वहां पे एक तो सिस्टर जो इंजेक्शन लगाती वो मिल गई जान पहचान की यूट्यूब पे, ठीक है। तो कह कोई बात नहीं। तो और भी महिला थी, तो महिला खरी उस पूछ रही आपको क्या हुआ? तो कहा हमरा सीआर कटले है। ओकरा सीआर कहाँ से काट लिया रे? एगो को बंदर काटा था, एगो छोटा बच्चा था उसको भी कुत्ता ज्यादा काट लिया था। हमको नॉर्मल था, मतलब काटा भी नहीं। एक बता रहे ना मेंटेलिटी है, लेकिन फिर भी अगर हल्का सा बाइट लग जाता है तो लगवा लेना चाहिए, क्योंकि ठीक नहीं हो सकते हैं इसमें, इंजेक्शन लगा लेना है। तो सबको लाइन से बैठा दी, और इंजेक्शन जो निकाली ना वो भैंस वाला। ये इतना तो उसमें दवा था, भले पूरा इंजेक्शन में ना हवा का जगह नहीं था, पूरा भर के था। और जो उसका लोहा वाला सुई वाला नोक होता है ना, वो इतना मोटा था भैंस बराबर की, उतना मोटा रजाई सिलने वाला सुई नहीं होता, उतना मोटा था। और चारों लोगों का एक के बार निकाली भैया, सबको 5 लोग थे, 5 लोगों का एक के बार निकाली, झोंझे लेके आई, कई सर बैठी इधर। तो हम कहें कि 5 मेरे ही लिए है क्या? तो करिए कि और नहीं तो क्या हम अपने लिए रखेंगे। हम कह रहे ससुरा कहीं का, हम समझ रहे थे कि सबका है। हमको लगा कि अपनी सुविधा के लिए बेचारी एक के बार सब भर ले रही है, लाइन से बैठाएगी। फिर करिए आपके साथ कोई अटेंडेंट नहीं है, मतलब आप तबीयत बिगड़ने पे आपको ले जाए। तो हम स्टाफ लोग बाहर रखे थे, हम कहे कोरोना है, कहाँ जा रहे हो डॉक्टर के चले जाते हैं आराम से, वहाँ क्या दिक्कत है। स्टाफ लोग बाहर था, लोग कहे कि ना जब तक आपके साथ कोई अटेंडेंट, मतलब आपका ध्यान रखने वाला नहीं रहेगा, तब तक हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। क्या है, इसको लगाने के बाद लोग बेहोश हो जाते हैं। और यार मतलब ना ये हाथ उठ,
एक इंजेक्शन तो यहाँ टेडबैक का पहला लगा, उसके बाद एक 0 वाला यहाँ लगा। जब 2 लग गया ना, तब पूछ रही है कि जो मोटका भैंसवा वाला 4 गो था, फिर नाश्ता किए हैं? तो बस ब्रेड वगैरह किए, फिर नहीं पहले भर पेट खाइए, नहीं तो भूखे रहेंगे तो ऐसे ही उलट जाएंगे। उसके बाद इतना मोटा मोटा अरे वो जांग में लगता है एकदम यहाँ पे, और मतलब हाथ में लगाएंगे तो आर पार हो जाएगा बहुत बड़ा होता है। बस उसी लिए थोड़ा सा ना हल्का सा, अब समझते हैं इतना मोटा इंजेक्शन लग जाता है, थोड़ा दिक्कत होता है चलने में, तो हम इसीलिए खड़ा है। तो उसको लग रहा है कि बफरिंग कर रहा है वीडियो। अरे हम खुदे बफरिंग हो रहे हैं यार, रात भर सोया नहीं गया है। लेकिन लगा लेना चाहिए आपको, अगर कभी डॉग बाइट हो जाए लगा लेना चाहिए, तो कभी लापरवाही नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बफरिंग नहीं कर रहा है आगे देखिए, वर्णमाला कहा जाता है। इसका जो पहला साक्ष्य मिला है वो कहाँ पे मिला है? नवपाषाण काल में। कहाँ पे? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कहाँ से मिला है? इलाहाबाद से। प्रयागराज हो गया है, आप समझते हैं, इलाहाबाद कहिए या प्रयागराज कहिए, अभी के हिसाब से प्रयागराज में हो गया, ठीक है। ये जो होता है नवपाषाण काल में, इसमें अब इसका अध्ययन जो होता है भाई, इस ये जो होता है भैया पोट्री जो होता है, इसका अध्ययन पोट्री कहलाता है, मृदभांड कहलाता है। इसकी आयु कैसे निकालते हैं? तो भैया पोट्री की आयु आप यूरेनियम विधि द्वारा नहीं निकाल सकते। किसी चट्टान की आयु निकालने के लिए हम यूरेनियम विधि का प्रयोग करते हैं। जीवाश्म की आयु निकालने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। पेड़ पौधों के आयु निकालने के लिए उसके कैम्बियम यानी वलय गिनते हैं। जानवरों की आयु निकालने के लिए सींग और दांत देखते हैं। पुरुष की आयु निकालने के लिए पूंछ लेते हैं। महिला की आयु निकाल ही नहीं सकते हैं, कुछ भी कीजिएगा 25 से ज्यादा निकलेगा ही नहीं। और इसकी आयु कैसे निकाल देते हैं? तो इसको निकालने के लिए थर्मोल्यूमिनेंस का प्रयोग किया जाता है। थर्मोल्यूमिनेंस, ल्यूमेन होता है ना ये चमक का, तो थर्मोल्यूमिनेंस का प्रयोग किया जाता है। आयु बताइए, पोट्री की आयु निकालने के लिए किसका प्रयोग किया? थर्मोल्यूमिनेंस लिख देते हैं, थर्मोल्यूमिनेंस नहीं, थर्मोल्यूमिनेंस। ये बता देता है कि कौन से चीज को गर्म किया गया था। जैसे मिट्टी के बर्तन है, तो मिट्टी के बर्तन को जब आप गर्म करते हैं तो कितने समय पहले गर्म किए थे। अगर आप कार्बन 14 द्वारा या यूरेनियम विधि द्वारा निकालेंगे ना, तो वो उस मिट्टी की आयु को बता देगा, न कि मिट्टी के बर्तन को पकाया कब गया था ये बताएगा। तो सबसे भयानक गलती यही हो जाएगा। मान के चलिए हमने यहाँ मुसल्लापुर हाट पटना से कोई मिट्टी निकाला, गंगा घाट से, उसका बर्तन निकाल बना दिए, तो वो तो बन गया मृदभांड। और अगर हम इसमें यूरेनियम विधि से निकालेंगे तो वो बर्तन की आयु नहीं बताएगा, किसकी बता देगा? मिट्टी की बता देगा। तो यूरेनियम विधि से मिट्टी की आयु थोड़ी निकालना है, हमें आयु किसकी निकालनी है? बर्तन की। तो थर्मोल्यूमिनेंस विधि द्वारा इसे क्या किया जाता है? निकाला जाता है। जिस तरह से सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल आप बताइए किस जगह से मिले, किस राज्य से मिले हैं? कहां से? गुजरात से। गुजरात से ना मिले हैं जी। कितने मिले? हाँ 200। टोटल कितने थे? लगभग 350 के आसपास थे, जिसमें 200 अकेले कहां से मिल गए? गुजरात से मिल गए। उस तरह ये क्वेश्चन क्या नहीं पूछेगा कि मृदभांड जब भारत में मिले हैं, वो भी नवपाषाण काल से मिलते आ रहे हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा मृदभांड कहां से देखने को मिले? हस्तिनापुर। हाँ, सबसे ज्यादा तो हस्तिनापुर देखने को मिला था। तो मृदभांडों का पहला अध्ययन जो व्यवस्थित ढंग से किया गया वो कहां से किया गया? हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर से किया गया। यानी सबसे ज्यादा मृदभांड कहां से मिला है? हरियाणा से। हरियाणा से, हरियाणा से मिले। कहां से मिले? हरियाणा से मिला। लेकिन पहला साक्ष्य कहां से मिला भैया? इलाहाबाद से मिला। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में? आगे बढ़ जाए। अब देखिए, ये मृदभांड को हम 4 कैटेगराइज में बांटते हैं। एक जो हड़प्पा के वक्त में मिला था, हड़प्पा सभ्यता जब खत्म हुई, यानी सिंधु सभ्यता जब खत्म हुई, तो उस समय आ गए आर्य। कौन आ गए? आर्य। और आर्य संस्कृत बोलते थे, इसलिए उन्होंने वेदों की रचना कर दी। तो आर्य के काल को, जिस समय भारत में आर्य रहते थे, उस काल को हम लोगों ने कहा वैदिक काल, क्योंकि उसी समय बैठ के वो वेदों की रचना कर दी। तो जैसे सिंधु सभ्यता खत्म हुई, कौन सी सभ्यता चालू? वैदिक।
वैदिक काल जब खत्म हुआ तो चालू हो गया महाजनपद, यानी शहर बनना चालू हो गए। क्या बन गए? शहर बनना चालू हो गए। शहरों का निर्माण हुआ जिसमें मगध बहुत बड़ा महाजनपद यानी बहुत बड़ा शहर बनकर उभरा था। तो बेसिकली आपको कितनी चीज देखने को मिले? एक हड़प्पा देखने को मिलेगा, हड़प्पा। हड़प्पा के बाद क्या मिलेगा? वैदिक काल। क्या मिलेगा? वैदिक। उसके बाद महाजनपद, महाजनपद, महाजनपद मिलेगा। टोटल ये 3 टाइप के ही आपको सीक्वेंस में देखने को मिलते हैं। अब महाजनपद जब खत्म हो जाएगा ना, तो फिर आपको बड़े बड़े राजा देखने को मिलेंगे, हर्षवर्धन वगैरह। हालांकि महाजनपद से ही राजा देखने को मिल जाते हैं, अशोक वगैरह महाजनपद के काल के ही थे। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भैया बताइए, हड़प्पा के वक्त में कौन सा मृद भांड था, वैदिक काल में कौन सा मृद भांड था, और महाजनपद के काल में कौन सा मृद भांड था? कौन सा मृद भांड यानी पॉटरी था। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी पॉटरी होंगी जो इन तीनों में कॉमन होंगी। किसमें होंगी? इन तीनों में कॉमन होंगी। कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो बहुत सी चीज, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, हम लोग मंजन छोड़कर पेस्ट पे आ गए। आज कोई मंजन यूज करता है? हाँ, कोई मंजन यूज करता है? गाँव में अभी करता है ना, सफेद का मंजन। अरे उस सफेद का था जो बचपन में आदमी खा जाता था लेके, कोलगेट वाला। तो आदमी धीरे धीरे उसको छोड़ा कि नहीं छोड़ा? स्लेट पे लिखना छोड़ दिया, चौक से लिखना छोड़ दिया। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ी, हम लोग में बहुत सारे चेंजिंग है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पहले भी वैसी ही थी और आज भी वैसी ही हैं। जैसे चौकी, चौकी देखते हैं कितनो बड़का टू डेवलप रह जाए, घर में चौकी मिलबे करेगा। हाँ, अभी शादी हुआ है तो दीवान पलंग मिल जाएगा। वो दीवान पलंग नौकरी वालों को मिलता है, बाकी सबको तो कई गो नौकरी ना मिलेगा, खटिए दे देगा जो। आप आज भी देखिए खटिया का प्रयोग यानी चारपाई का प्रयोग या चौकी का प्रयोग बहुत साल से आ रहा है और अभी तक हो रहा है। तो कुछ ऐसे मृद भांड होंगे जो इसमें भी होंगे। तो देखिए, हड़प्पा के सभ्यता में गैरिक मृद भांड चलता था, वैदिक काल में चित्रित धूसर मृद भांड चलता था, और इसमें जो था ये पॉलिश किए हुए मृद भांड चलते थे। महाजनपद के काल में कैसे चलते थे? पॉलिश किए हुए, पॉलिश किए। महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद आप लोग को पता होगा भाई, कौन सा है? मगध महाजनपद। कौन सा? मगध महाजनपद। मगध महाजनपद दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में? अरे उत्तर भारत, बिहार था यार, तुम लोग भी दक्षिण भारत। देखो, नॉर्थ इंडिया में था भाई। जितने महाजनपद थे ना, नॉर्थ इंडिया में थे। माहिष्मती एक तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा था, देवसेना वाला। ये माहिष्मती, एक माहिष्मती थी जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी महाजनपद थी। बाकी आपका जितना महाजनपद था सब कहाँ था? उत्तर भारत में था। तो ये जो, हाँ, 2 तो पाकिस्तान में भी था। तो अभी ये महाजनपद पे काहे लिए फोकस करें जब उस पर पढ़ाना ही नहीं है। बस आपको नॉर्मली बताते हैं। 16 टोटल शहर हुए थे महाजनपद के। यार कौन बोलता है हैप्पी बर्थडे? हमरा खुद का बर्थडे याद ना है, तोरा देर पता चल गया। क्या बोल रहा है? हैप्पी बर्थडे गुरुजी। ले, ये कहीं देख ले होगा यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जिसका चैनल नहीं चलता है ना, वो आके बोलता है देखिए खान सर के कितने बच्चे हैं, मैं हमसे पता कीजिए। तो लोग खोट टच उसको क्लिक कर देते हैं। अरे सोचा खान सर के बारे में बता रहा है यार। हमारा ओरिजिनल चैनल, एक बार हमको भी मन किया कि देखते हैं हमारा चैनल का क्या हाल है। तो लिखे खान जीएस रिसर्च सेंटर। सोचो हमारा खुद का चैनल 5वां नंबर पे गया, फर्जी वाला सबका ऊपर आ गया। लेकिन हमको भी एक जगह बड़ा खुशी हुआ। लॉकडाउन में एक बेचारी महिला आई थी, बहुत हाथ जोड़ने लगी, कहीं आपके वजह से हमारे घर का सब दुख हो गया। हमें लगा कल नौकरी हो गया होगा। हम कहे कि अच्छी बात है, पढ़ाई किए। हमारा लड़का आपके पास नहीं पढ़ा है। हम कहे तो हमारा का लिए धन्यवाद कह रही है। कहे कि हमारा लड़का जो है ना, आपके चैनलवा का कॉपी कर लिया था और उससे बहुते पैसा कमा लिया। हाँ, हम लॉकडाउन में बहुत समस्या आ गया था। हम यही लॉकडाउन में 2 बेटी का ब्याह करके नहीं करा दिए। हम कहे चल भाई, कम से कम इतना तो काम आए हम। चलिए देखिए ध्यान से, तू हमारा बर्थडे विश करता है पगला कहीं। देखो भैया, हड़प्पा काल जो थी, कौन सा? हड़प्पा काल। हड़प्पा काल की जो सभ्यताएं थी, ये हड़प्पा काल, इसमें जो मृद भांड थे वो कैसे थे? गैरिक थे। किसमें? गैरिक। इसमें कैसा था? चित्रित। चित्रित कैसा था? चित्रित। चित्रित धूसर। और इसमें कैसा था? पॉलिश किया हुआ, चमकीला। चमकीला। अब आप खुद से देखिए ना भैया, क्या आवाज कर रहा है? देखिए, अब शुरुआत में गैरिक था,
थोड़ा सा अच्छा हुआ उस पर चित्र बनाया गया, और अच्छा हुआ तो उसमें क्या किया गया, चमकीला बनाया गया। आपको क्या लगता है बिना केमिकल मिलाए कोई चीज चमकीली होगी? नहीं होती। तो इसमें केमिकल का प्रयोग सबसे ज्यादा चमकीला वगैरह में किया गया था। आगे बढ़ जाए तो इसको अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। पहला यहां लिखते हैं, पहला कौन सा था भैया? हड़प्पा। हड़प्पा। दूसरा वैदिक। तीसरा महाजनपद। महाजनपद काल। कौन सा काल? महाजनपद काल। इस काल में जो था ये था गैरिक मृद भांड। कौन सा? गैरिक मृद भांड। मृद भांड इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाँ, ऑची कलर पॉटरी। ठीक है, इसको शॉर्टकट में ओसीपी कहते हैं। ठीक है, ओसीपी शॉर्टकट में कहते हैं। ये किस कलर का था भैया? लाल कलर का। ये बेसिकली किस काल में था? हड़प्पा काल में। किस काल में? हड़प्पा काल में। तो याद रखेंगे हड़प्पा काल के जितने मृद भांड मिले हैं वो सब कितने, वो सब सब के सब किस रंग के थे? लाल रंग के। किस रंग के? लाल रंग के। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि वैदिक काल के, यानी इस काल के, वैदिक काल के मृद भांड हड़प्पा काल के मृद भांड से अलग हैं किस आधार पर? तो कुछ डिजाइन उजाइन लिखा था। बेसिकली क्या था? कलर का अभाव था। किसका था? कलर का। आगे देखिए, ये अब सेकंड नंबर आता है ये वाला। ये कौन सा है भैया? वैदिक काल। कौन सा? वैदिक काल। तो वैदिक काल जो था इसके समय चित्रित था। चित्रित यानी चित्र बना था धूसर। कैसा था? धूसर मृद भांड। चित्रित धूसर मृद भांड। अब उटपटांग नाम लगता होगा। चित्रित धूसर मृद भांड। चित्रित का मतलब चित्र बना हुआ था। धूसर का मतलब होता है, धूसर कलर देखे? हाँ, फर्श देख लीजिए, फर्श, जमीन देख रहे हैं, फर्श ग्रे कलर। कौन सा? ग्रे कलर। कौन सा हो गया? ग्रे कलर। तो चित्रित धूसर ये मृद भांड हो गया। तो इसे इंग्लिश में क्या किया गया? पेंटेड। चित्रित का पेंटेड, धूसर का ग्रे, मृद भांड इस पोट्री, और से हम लोग पोट्री को वेयर भी कहते हैं। तो आप देखेंगे ना पीजीडब्ल्यू लिखता है। क्या लिखता है? पीजीडब्ल्यू। क्वेश्चन पूछा था जेआरएफ में गजब का उसने खाली शॉर्टकट लिख दिया था। कहा था कि हड़प्पा में कौन सा पाया जाएगा। अब जैसे ऑर्चरी कलर पोट्री नहीं लिखा था, ओसीपी लिख दिया था, और इसको क्या लिखा? पीजीडब्ल्यू। इस टाइप का ले लिया था। उस सबसे जो लेकिन को समझ में नहीं आ रहा था कि रीजनिंग का क्वेश्चन है कि इतिहास का क्वेश्चन है। ये लिख दिया था आप। तो भाई आप तो सिलेबस पढ़े, आपको तो पता ही होना चाहिए। पेंटेड ग्रे वेयर या पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री, पोट्री कल्चर। तो ये हो गया आपका। इसमें कलर ये बेसिकली किस कलर के थे सब भैया? ग्रे कलर के। किस कलर का? ग्रे कलर का। ग्रे तो हो गया ना खत्म? कितने में खत्म हो गया? बहुत जल्दी खत्म हो गया। हो गया। भूरा बोलते हैं? नहीं, स्लेटी बोला जाता है उसको। लड़की सब कलर नहीं समझेगी तो कौन समझेगा जी? अब लड़की सब ज्यादा कलर जानती है सर। हमारी दादी को कलर बोलती थी चंपई। हम कहते थे कौन कलर बोल रही है? चंपई कलर। आप लोग को पता है चंपई कलर? हाँ? पीला। पता नहीं कौन कलर है, छोड़ो यार, सब चंपई वगैरह। तो ये ग्रे कलर हो गया। देखिए इस मृद भांड का प्रयोग प्रीमियम टाइप के लोग करते थे। कौन करते थे? प्रीमियम टाइप का। प्रीमियम। अब भैया ये प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम मतलब होता है कि कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देना। जैसे आप ट्रेन में सुने होंगे प्रीमियम ट्रेन है। ये कौन सा ट्रेन है? प्रीमियम ट्रेन है। प्रीमियम ट्रेन की खासियत होती है कि उसका किराया ज्यादा होता है, फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं, स्टॉपेज बहुत ही कम होता है, रेगुलर नहीं चलती हैं। आप देखते होंगे किसी भी रूट में हफ्ता में एक दिन कोई प्रीमियम ट्रेन होगी। समझ में गया कि नहीं गया? आप प्रीमियम का मतलब होता है थोड़ा सा बढ़िया लेवल का चीज। आप गाड़ी खरीदने जाइएगा तो कहेंगे एकदम प्रीमियम गाड़ी चाहिए, तो प्रीमियम गाड़ी में आपको नैनो नहीं देगा, ऑडी वगैरह दे देगा प्रीमियम गाड़ी में। तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा वीआईपी टाइप का। कौन सा? वीआईपी टाइप का। वो क्या हो गया? प्रीमियम। अब जैसे मान के चलिए कि कोई किसी को काजल लगाना है छोटा बच्चा को, तो छोटा बच्चा को प्रीमियम काजल काहे लगाइएगा?
वो तो रात में ऐसे चिराग गर्म करके ऊपर करिया लगा दीजिए पोत के, हो गया उसका, वो नॉर्मल काजल है। लेकिन अगर किसी दुल्हन को सजाना है तो इसी टाइप का आता है, वो एकदम बजा दी। वो क्या है, प्रीमियम है। तो इसमें मेनली किसका प्रयोग था भैया, प्रीमियम था। ये क्या था, प्रीमियम। ये ज्यादातर इस आकार में चित्रित धूसर मृदभांड शैली में जो मिले हैं वो हर टाइप के मिले। इसी टाइप का गिलास भी मिला है, बर्तन भी मिला है, कटोरा भी मिला है। मतलब जो बर्तन आज के वक्त में आप यूज करते हैं ना, चित्रित धूसर मृदभांड शैली में वो सारे बर्तन मिले हैं, और ये प्रीमियम वाले ही लोग यूज करते थे। अब बात करते हैं महाजनपद काल में। भैया महाजनपद का काल जो था, तो पहला बात की उत्तरी था, हाँ, तो ये उत्तर भारत में था, तो इसे कहा गया उत्तरी। काले रंग का था तो काले, अब चमकीले था तो चमकीले, चमकीला। अमृतभांड लिखने का जगह नहीं, आप अपने से लिख लीजिएगा। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड, पॉलिश्ड। भाई एनबीपी कर देंगे, नहीं समझ आया, एनबीपी का ये था। अब इसका प्रयोग जो था बेसिकली कब हुआ था, महाजनपद के काल में। कहां पे, महाजनपद के काल में, यानी 600 ईस्वी तक। कहां तक, 600 ईस्वी तक, लगभग बहुत लंबा साल तक। अभी सबसे आधुनिक मृदभांड कौन सा मिला है, वही ये उत्तर काले चमकीले मृदभांड। इसमें बहुत सारे रसायन का प्रयोग था। किसका, रासायनिक पदार्थ का प्रयोग था। कौन सा, रासायनिक पदार्थ का प्रयोग था। अब यहां देखिए, अब थोड़ा सा पहले चलते हैं। क्वेश्चन ये यहां तक तो आपको पता है, मानव ने सबसे पहला किस धातु का प्रयोग किया, तांबा का, हाँ, तांबा का। लेकिन मानव द्वारा प्रथम खोज क्या था, आग। मानव द्वारा प्रथम खोज आग। मानव द्वारा प्रथम रासायनिक खोज मृदभांड। कौन था, मृदभांड। मानव द्वारा खोजा गया प्रथम रासायनिक खोज मृदभांड। रासायनिक खोज कर देगा तो मृदभांड। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है, सब आग तांबा, ठीक है, आप सब लोग का रासायनिक खोज था भैया। और उसमें भी कह देगा कि सबसे ज्यादा रसायन का प्रयोग किसमें हुआ, महाजनपद। ये वाला जो था ना, ये एक्स्ट्रा प्रीमियम था। मतलब समझिए कि एकदम वीआईपी लोग प्रयोग करते थे। जैसे आपको हम सीधा से बात बताते हैं, किसी नॉर्मल परिवार में जाइएगा तो आपको पानी वगैरह पीने के लिए जो बर्तन गिलास दिए जाएंगे बड़ी नॉर्मल टाइप के दिए जाएंगे। मतलब आप समझिए तो गैरिक मृदभांड तो आजकल प्रयोग ही नहीं होता है, तो हम क्या बताएं, बट इसी कैटेगरी का दिया जाएगा। हाँ, थोड़े अमीर हैं तो आपके यहाँ का गिलास बर्तन थोड़ा सा वीआईपी रहेगा। लेकिन उस अमीर के घर में भी देखिएगा, अगर कोई मेहमान आ गया, चाहे उसके दामाद आ गए, चाहे ये आ गए लोग, तो उसे थोड़ा गिलासों में अलग डिजाइन का निकालेगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम निकालेगा। तो इसका प्रयोग एकदम एक्स्ट्रा प्रीमियम के वक्त में था, उपहार वगैरह को देने के लिए प्रयोग किया जाता था। तीनों काल के मृदभांड आपको समझ में आ गया होगा। अब बच गए एक मृदभांड जो इन तीनों में क्या थे, कॉमन थे। इन तीनों में कॉमन थे, किसी को दिक्कत नहीं है। लोटा में देंगे सर, हमारे यहाँ मेहमान आएगा तो देखो क्या नाम है इसका, मनीष, हाँ, लोटा दे देंगे। अरे भैया गजब है सर। हालांकि गांव में आज भी लोटा चलता है। गांव में एक बड़ी अच्छा चीज लगता है, किसी के यहाँ का मेहमान हो जाए, इज्जत उसको पूरे गांव में मिलेगी। समझाइए ना, कहीं पे भी। हमारी बुआ का घर, मतलब मेरी 4 बुआ हैं लोग, सबका शादी गांव में हुआ है। हम जाते हैं तो मतलब नदी पार करके जाना पड़ता है, और वहां उस गांव में मतलब अभी तक पुल नहीं बना है। पुल है तो काफी दूर से है, तो हम लोग नदी पार करने के बाद जैसे गांव में घुसते हैं ना, सब समझ जाता है ये गांव का नहीं लग रहा है, दूसरे गांव का है। जहां जाओ तो सब कोनो काम छोड़, कोनो नल चला रहा है तो छोड़ के देखेगा दूसरे गांव का ही। मतलब वहां सब आदमी सबको पहचानता है, कोई सीसीटीवी की जरूरत नहीं, सब सीसीटीवी है सब वहां। यहाँ पे तो जब पता ही नहीं है किसी को। हमारे हमारे घर जहां हम रहते हैं वहां पूरे फ्लैट को नहीं पता है कि हम यहीं रहते हैं। अब सोच सकते हैं, हमरा नहीं पता है जबकि इंडिया हमरा जान रहा है, और उन लोग को नहीं पता है। तो शहर में यही खराबी होती है। अब हम लोग कौन सा देखते हैं, कॉमन देखते हैं। कॉमन वाला का नाम समझिए क्या, बड़ी उटपटांग है, काले लाल मृदभांड। काला लाल मृदभांड। तो देखिए, एक ये काले रंग का था, एक ये लाल रंग का था, तो भैया इन दोनों का कॉमन है काला लाल मृदभांड। तो काले लाल मृदभांड, मृदभांड, काले लाल मृदभांड। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ब्लैक
रेड पोट्री नहीं भैया, वेयर बोलिएगा, ठीक है, वेयर, ये टेक्निकल नाम होता है वेयर, BRW, BRW, ब्लैक रेड वेयर, या फिर पोट्री बोलिए आपको, बट हम आपको बता रहे हैं ना, एग्जाम में अगर देगा तो पोट्री नहीं देगा, क्या देगा, वेयर देगा। केवल पोट्री एक जगह लिखता है, पता है कहां पर, यहां पर, केवल वो गैरिक मृदभांड में पोट्री लिखता है, बाकी हर जगह वो किसका लिखता है, वेयर। इसका इसका जो था, इसका एक और नाम है, इसका नाम से कंफ्यूज मत हो जाएगा, इसी को शुद्ध हिंदी में लगा दिया गया। काले को हम लोग कृष्ण कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं जी। लोहा लाल रंग जो होता है, बेसिकली लोहा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है कि नहीं, लोहा में क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड। लोहा का लाल रंग किसके वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से। इवन मंगल ग्रह पे लोहा की मात्रा यानी आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, क्या है, आयरन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा है, इसलिए उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, वहां पे लाल है। तो इसमें लौहित का प्रयोग करता है, लौहित, क्या जी, लौहित से किस चीज का सेंस आ रहा है, लोहा का। तो कृष्ण लौहित मृद भांड, कृष्ण लौहित मृद भांड, तो ये इसी का नाम है भैया। ये हमको तो नहीं लगता भैया, ये तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काला को कृष्ण कर दिया, लोहा लाल होता है, लौहित कर दिया, मृदभांड कर दिया, ये कहां से मिला है पता है, इसे सुरा ताम्र पाषाण से, कहां से मिला है, ताम्र पाषाण, चिलकोलित से मिला है। और कहां तक मिला है, वैदिक पूरा यहां तक मिला है, लास्ट तक, मतलब महाजनपद तक, महाजनपद, ये यहां तक मिलते आया है, ये कॉमन रहा है, क्या रहा है, कॉमन रहा है। तो आपको अब मृदभांड से क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं ना फंसेंगे, हाँ, नहीं तो अगर ऐसे मृदभांड नहीं पढ़िएगा तो फिर बाउंस कर जाता है। ये पूछ कहां से रहा है, यहाँ पे मृदभांड याद रहेगा आप लोग को, क्वेश्चन बता देंगे, चलिए बताइए, बता दिए उसको, लाइव वाले आप लोग भी बताएंगे, बड़ा सुंदर नाम है देखो को, लाइव वाला तो औरों हिटता है। चलिए बताइए, वह कौन सा ऐसा मृदभांड था, लाइव वाले आप लोग भी बताते रहेंगे, वह कौन सा ऐसा मृदभांड था जिसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा देखी गई, हाँ, अरे नाम बोलिए, काले लाल मृदभांड, गलत, कृष्ण लाल पीला, लाइव वालों का सही है, चित्रित दूसर मृदभांड नहीं भैया, महाजनपद वाला था। अरे भाई याद है, महावीर स्वामी क्या बोलता है, महाजनपद बोलो, इसमें रसायन का प्रयोग था। आयरन ऑक्साइड क्या है, एक रासायनिक चीज है कि नहीं है, रासायनिक चीज है। तो वह कौन सा मृदभांड था जिसमें सर्वाधिक रसायन या रसायन का प्रयोग किया था, महाजनपद वाला। अब ये कोई आपका, ये तो खुद ही को क्वेश्चन है, महाजनपद, ये तो आपका आंसर नहीं है, आंसर तो यही होगा ना, उत्तर काले चमकीले मृदभांड। तो आप या तो बोल दीजिए चमकीला वाला, या बोल देते महाजनपद वाला, आराम से समझ में आ जाता, नहीं समझे, उत्तर काले मृदभांड, उत्तर काले मृदभांड। आप बताएंगे कि मृदभांड का जो महत्व जो था, मृदभांड सबसे पहले किस जगह के खुदाई में मृदभांडों का महत्व की चर्चा किया गया, हाँ, हस्तिनापुर। मृदभांड जो है बहुत ज्यादा मृदभांड मिले हैं, अब तक 700 से ज्यादा क्या मिल चुके हैं मृदभांड में, बहुत ज्यादा मृदभांड की, मृदभांड तो बर्तन है, कोई शहर तो है नहीं, अलग अलग कैटेगरी के 700 से ज्यादा कैटेगरी के मृदभांड मिले। इसमें सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरी के, मतलब किस राज्य में है, हरियाणा में, किस राज्य में, हरियाणा। मृदभांड की आयु क्या यूरेनियम विधि से निकाल सकते हैं, यूरेनियम विधि से किसकी निकल जाएगी, मिट्टी का। पृथ्वी की आयु किससे निकालते हैं, यूरेनियम। कार्बन से हम उसी की, कार्बन 14 से हम उसी का आयु निकालते हैं जो कभी ना कभी जिंदा था, मतलब जीवाश्म जिसमें जीव का अंश बचा हुआ है, व्यक्ति जिंदा, जैसे कोई कोई जानवर मर गया, हाँ, कोई पेड़ मर गया, कोयला हो गया, तो हम कार्बन विधि का प्रयोग तभी करेंगे जब कोई क्या था, कभी ना कभी जिंदा था। और पेड़ पौधा का अगर कोई हाल फिलहाल में पेड़ पौधा कटा है तो उसका वलय गिन लेंगे, बायोलॉजी में पढ़ाएंगे कि कितना छल्ला पड़ा है, एक छल्ला मतलब 10 साल, तो वो वहां निकाल सकते हैं। और कार्बन वाला तो बताइए, यूरेनियम से किसका निकालते हैं, चट्टान से। तो पृथ्वी भी तो एक तरह का चट्टान है। और कौन जी इस दुनिया में जितना चट्टान देख रहे हैं कहां से आ रहा है, मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ग्रीस हो गया, ग्रेनाइट, चाहे फिर आपका ये जो बेसाल्ट होगा, ये सब कहाँ से आ रहा है, पृथ्वी से। तो पृथ्वी भी तो एक तरह का क्या है, चट्टान ही है, चट्टान से ही निकालते हैं। बताइए तो मृदभांड को आयु ज्ञात करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, हाँ,
मृदभांड की आयु किस विधि द्वारा निकलेगा? केमिकल से। आप बताइए जी। हाँ, लाइव वाले लोग ठीक है, आप लोग का एप्लीकेशन वाले आप लोग भी ठीक ठाक। आप बताइए तो। हाँ, हरा सवाल। हाँ हाँ, क्लोरोफिल खड़ा हुई है। बताइए कौन विधि? बीच में नहीं बोलेंगे आप, मस्कुआ हटाओ ना भाई, आप बोलने पे। जियोथर्मो, लियो, थर्मो। अरे उलाट दिया यार तुम तो। ठीक है, एग्जाम में मार के आएगा सही, लेकिन यहाँ उलाट दिया उसको। थर्मो ल्यूमो सेंस, सेंस करेगा तभी ना बताएगा। ल्यूमो मतलब देखिए, ल्यूमेंस मतलब क्या होता है? चमक। और जब उसको भूजा होगा, आग में जलाया होगा, तो चमक तो हुआ होगा उसमें। तो ऐसे सेंस में याद करिए ना, यहाँ पे क्लोरोफिल कहेगा, कुछ उल्टा सीधा मार देता है, जो आया मार दिया। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये आपके मटेरियल में नहीं लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं। जब आपको इसीलिए टेस्ट को रोक दिए थे, जब टेस्ट देंगे ना तो उसमें ये आपका लिखा हुआ रहेगा, ठीक है? उसमें ये टेस्ट में क्या रहेगा? लिखा हुआ रहेगा, शायद उसमें क्वेश्चन भी रहेगा आपका, तो देख के नहीं बनाएंगे। याद हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे बना सकते हैं। सबसे ज्यादा कालखंड तक देखे जाने वाली, हर एक कालखंड में मिलने वाले मृदभांड कौन से थे? कृष्ण लोदित, काले लाल, काले लाल। पुरातत्व विभाग की वर्णमाला किसे कहा जाता है? हाँ, मृदभांड को। मृदभांड के जनक किसे कहा जाता है? फिलिंडर। किसे? फिलिंडर। किसे? फिलिंडर। बताइए तो पुरातत्व का की जनक किसे कहेंगे? कनिंगम भारत में था। ब्रूस। कौन था? ब्रूस। और भारत में कनिंगम। विश्व में मृदभांड के जनक किसे कहेंगे? फिलिंडर। विश्व में मृदभांड के जनक फिलिंडर, लेकिन भारत में हाँ, बीबी लाल। बीबी लाल, वेरी गुड। चलिए, याद रहेगा ना? कॉन्फिडेंस। आप देखिए, क्वेश्चन वगैरह भी आप लोग ऐसे बनाते रहेंगे, प्रीवियस वगैरह, हालांकि हम आपको देते ही रहते हैं क्वेश्चन। हिस्ट्री में एक चीज याद रखेंगे, जितना अगर आप छोड़ दिए, जिस दिन आपका एक दिन का क्लास छूट गया, या जो हम पढ़ाए हैं वो आपको याद नहीं है ना, आप लिख के रख लीजिए ना, आपको हिस्ट्री नहीं आ सकती। आपको अगर साक्षात इसका अगर सबूत चाहिए, लाइव वाले आप लोग को क्या मतलब, जो पटना में बैठे हैं उनको हम सबूत दिखा देते हैं। अभी इसी क्लास में बहुत सारे सबूत होंगे। इसमें से कितने लड़के हैं जिनको लॉकडाउन के पहले ये पढ़ा दिए थे? पुराने अब उठे भी नहीं करेगा साहब। हाँ, अरे हम बहुत से लड़कों को, लड़का लड़की लोग को तो हम भाई फेस जान रहे हैं कि भाई इन लोग को पढ़ा दिए थे। पढ़ा दिए थे कि नहीं पढ़ा दिए थे? अरे हाँ ना, बोल ना लो बबुआ। हम कौन सा फांसी देने वाले हैं? जो याद नहीं रहेगा तो ना हम फांसी देंगे, और न याद रहेगा भी तो ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई पुरस्कार दें। लेकिन ये सारी चीजें हम पढ़ा दिए थे लॉकडाउन से पहले। 4 मार्च को लास्ट क्लास चला था यहाँ, 4 मार्च को लास्ट क्लास चला था। और उस 4 मार्च के क्लास में 5 बजे का टाइम था, और उस समय हम आपको मध्यकालीन समय के संगीत यंत्र पढ़ा के छोड़े थे। याद कीजिए, कोनो को संगीत यंत्र नहीं होगा, हम हर चीज बताए थे। बीना, कबाया, बांसुरी, सुराही, लोटा, थरिया, सब बता के सब छोड़ दिया सब यहाँ पे। तो इतिहास का सबसे बड़ा श्राप यही है कि जो हमें आज छोड़ेगा, हम पूरा इतिहास बिगाड़ देंगे उसका। इसलिए इसको छोड़ना ही नहीं, इतिहास कोई खिलवाड़ नहीं। और सबसे सिंपल तरीका है, पढ़ाई में रिवीजन कभी नहीं कीजिए। किसी बकलोल को पकड़िए अपने लॉज में और उसको क्या कीजिए, पढ़ाइए। आप लोग को तो गर्ल्स हॉस्टल में आराम से मिल जाएंगे सब बकलोल, और लड़का सब में भी आराम से मिल जाएगा सब। बकलोल खोजने का तरीका है क्या चीज? ज्यादा चक्कर पकड़ करेगा। और जो होशियार के पीछे नहीं पड़ना है, उससे बहुत घमंडी होता है सब। होशियार लड़का जानते हैं, अगर उसको लगेगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो बताइए नहीं करेगा हम वहाँ पढ़े हैं। आपको क्या जरूरत है भैया? आप भी समझाइए ना किसी को। आप क्या रहिए, समझाते पढ़ाते रहिए, रीजन समझिए। अभी के वक्त में, अभी के वक्त में इस क्लासरूम में इतने लड़के हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लाइव सेंटर चल रहा है, उतने लड़के हैं। हॉल नंबर 2-3 में इतने लड़के हैं। एप्लीकेशन पे अभी बहुत लड़के हैं। अभी फर्स्ट सर्वर जो दिख रहा है यहाँ पर, 6685 लड़के हैं। 6685 फर्स्ट सर्वर पे है। आप लोग को भी दिख रहा होगा गर्ल्स फर्स्ट सर्वर पे। अभी उसके पीछे कितना सर्वर, एक मतलब इसके सारे सर्वर को अगर मिला देते हैं ना हिस्ट्री में, तो अभी के वक्त में लगभग 30 से 40 हजार लड़के लाइव हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन पे। लेकिन इनमें लगभग अभी के वक्त में जो रियल टाइम पे चल रहा है, इसमें 50,000 लड़के अगर लाइव पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन पे, तो बाद में रिकॉर्डेड बहुत देखेंगे सब। वो तो रिकॉर्डेड ज्यादा देखते हैं लोग, लाइव बहुत कम पढ़ते हैं।
इतने लोग में आप कह सकते हैं कि 100% इसमें कि सबसे ज्यादा दिमाग किसका कंसंट्रेट था इस सारे स्टूडेंट में किसी का 100% नहीं था, लेकिन हमारी मजबूरी में 100% रखना है। रीजन क्या है कि हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो आप देख रहे हैं, कैमरा से लाइव वाला देख रहा है, एप्लीकेशन वाला देख रहा है। तो जब तक आप किसी पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, आपका दिमाग कभी कंसंट्रेट नहीं होगा। हम लोग का दिमाग ही कंसंट्रेट रहता है। डरो ना लगता है यार कि अगर बाई दी वे पढ़ाते पढ़ाते भुला गए तो देखो यार, हम लोग से भी भूल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग, लेकिन अपने आप में इतना शर्म लगेगा ना कि जिस रिकॉर्ड को हमने कायम किया है कि कोई लड़का ये नहीं कह सकता है कि खान सर नोट्स लेके आते हैं और पढ़ा के चल जाते हैं। कभी देखे हैं हमको? नहीं। तो हमको एक सबसे बड़ा डर ये लगता है कि हमको दिमाग कंसंट्रेट करना मजबूरी है कि आज तक कभी नोट्स देख के नहीं आए हैं, चाहे जो विषय पढ़ाना हो, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ पढ़ाना हो, करंट अफेयर से लेकर, कभी नोट्स लेके नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको सब ये, हमको डर लगते रहता है, सोच रहे कहीं जो गलती से भूल गया ना गड़बड़ा जाएगा, इसलिए सब दिमाग का बोझा हटाओ, फुल कंसंट्रेट रहते हैं। समझा देते हैं आपको, आप भी कंसंट्रेट रहेंगे, आप भी समझा दें, अदरवाइज दूसरा कोई रास्ता नहीं, दूसरे को पढ़ाते रहेंगे। यह समझ में आ गया अमृत भांड? अब हम लोग क्या चालू करते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये हम आपको मटेरियल में नहीं लिखा, हम टेस्ट में आपको दे देंगे, ठीक है? टेस्ट में इसको दे देंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता को थोड़ा देख लेते हैं। सभ्यता बताई दी इतना, किसे कहा जाता है सभ्यता? सब लोगों, अरे एक तो ट्रैक्टर रैली वाला वीडियो बन गया जी, यूट्यूब पे डालना है, याद दिला देना, क्लास खत्म होने के बाद यूट्यूब पे डाल देंगे। देखो ये वाला वीडियो डाले थे ना, चाइनीज मगरमच्छ कैले, आगे देखिए, इसमें नक्शा नहीं है। मेसोपोटामिया कहाँ था भैया? इराक, अभी के वक्त में इराक। मेसोपोटामिया अभी के वक्त में इराक। देखिए, इराक में एक नदी बहती थी जिसका नाम था यूफ्रेटस और टिब्रिस। दो नदियां थी, यूफ्रेटस और टिब्रिस। भारत में जैसे दो प्रमुख नदी गंगा और यमुना, गंगा और यमुना के बीच में आप अगर रहते हैं तो एक चीज तो समस्या समझिए, आपको पानी के लिए, खेती के लिए टेंशन नहीं है, पर्याप्त मात्रा में आपको वहां पर पानी अवेलेबल हो जाएगा। तो यूफ्रेटस तथा टिब्रिस नदी, यूफ्रेटस तथा टिब्रिस नदी, यूफ्रेटस और टिब्रिस नदियों के बीच एक बहुत ही उपजाऊ मिट्टी थी जहां पर मानव ने रहना प्रारंभ कर दिया। तो ये लोग कहलाए मेसोपोटामिया। क्या कहलाए? मेसोपोट। ये लोग पूरी तरह से देहाती थे, क्योंकि इनके यहां कोई सड़क मिलने के बहुत बेहतरीन साक्ष्य नहीं मिले हैं, नाली मिलवे नहीं किया है जहां तहां पानी फेंक दो, जैसे मन वैसे कर दो। यहां पर ना ही कोई बेहतरीन ढंग से नगर बसाए गए हैं कि सड़कें सीधी हैं, मतलब किसी का दरवाजा आगे निकलना है कि पीछे निकल, जिसकी का जोने मन हो इनसे दरवाजा निकाल दे रहा है, कोई सिस्टमेटिक ढंग नहीं है। तो इस हिसाब से ये बताया जा सकता है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये एक ग्रामीण सभ्यता है। कैसी है? ग्रामीण सभ्यता। तो बताइए ये कौन सी नदियों के पे, दो नदियों के बीच में थी? टिब्रिस तथा यूफ्रेटस। टिब्रिस तथा यूफ्रेटस। ये ग्रामीण थी या शहरी? ये लिखा हुआ मिला है या इससे देख कर लगता है? देख कर लगता है भाई, सिस्टमेटिक नहीं है। अब भाई मान के चलिए आप जहाज से जा रहे हैं, नीचे आपको गांव है या शहर है, आपको आराम से पता चल जाता है। आप फ्लाइट से जाइएगा ना, तो जब नीचे फ्लाइट उड़ने वाली रहती है तो ही थोड़ा बहुत दिखता है, और जब लैंड करने वाली रहती है तो हल्का दिखने लगता है। ऊपर तो समझे में नहीं आता है, कभी कभी तो चल रहा है कि रुक गया है, चारों ओर तो नीला नीला दिखता है, बादल तो नीचे भर रहा था, ऊपर जाने के बाद कुछ समझ में नहीं आता, नीचे नहीं दिखता है, ऊपर। तो आप देख के बता सकते हैं। यूफ्रेटस, ये जो सभ्यता थी लगभग 5000 ईसा पूर्व थी। अब सोचिए सिंधु सभ्यता कितनी थी? लगभग 2500, 2350 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता कितनी थी? 2350। तो ये तो उससे बहुत ज्यादा पुरानी थी, ये बहुत ज्यादा पुरानी सभ्यता। तो दुनिया की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। दुनिया की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये शहरी थी या ग्रामीण? किस देश में? आज के वक्त में किस देश में? इराक। एशिया के किस दिशा में? पश्चिमी दिशा में। एशिया के पश्चिमी दिशा में थी। ये शहरी या ग्रामीण? ग्रामीण थे। ये सभ्यता का मुख्य आधार कृषि था। सभ्यता का मुख्य आधार कृषि। क्या था? कृषि। ये सभ्यता बहुत बड़े एरिया में फैली थी, जिसलिए अध्ययन की सुविधा से इसे 4 खंडों में बांटते हैं। कितने खंडों में? 4 खंड। एक का नाम है सोमेरियन सभ्यता। क्या नाम है? सोमेरियन। लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट याद रखना आपका। कौन सा? सोमेरियन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सोमेरियन। कुछ याद आ रहा है? सिंधु सभ्यता वाले कहां से भाग के आए थे सर?
सुमेरु। तो सुमेरियन सभ्यता, एक हिस्सा का नाम था सुमेरियन सभ्यता, दूसरे हिस्सा का नाम था बेबीलोन की सभ्यता। कौन सा? बेबीलोन। पहला सुमेरियन, दूसरा बेबीलोन, दूसरा बेबीलोन। झूलता बगीचा कहाँ है? झूलता बगीचा बेबीलोन में। अरे बगीचवा नहीं झूलता, उसमें इस तरह से सिंचाई की व्यवस्था रखी गई है ना, पानी के आने जाने, जिस वजह से, जिससे लगता है कि बगीचा क्या है, झूल रहा है। ये आपका विजुअल इफेक्ट होता है। आप तारामंडल में जाइएगा ना, आपको लगेगा सोचो कुर्सियां हिल रहा है, नहीं, वो लाइटवा हिलाता है ऊपर। पटना तारामंडल कोनो गत का नहीं है। हाँ, कोलकाता वाला तो इंडिया का टॉप है। कोलकाता का बिरला प्लानिटोरियम वो तो इंडिया का टॉप है, बट ये भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है, लेकिन सही है। तो उसमें देखते हैं विजुअल इफेक्ट होता है, लगता है ना जैसे, मतलब कई लोग तो डरने लगते हैं, मतलब लगता है कि गिरा देगा। तू लोग ये सब जगह जाया करना, तुम लोग थोड़ा सा कभी घूम घूम लिया करो, टेंशन वेंशन खत्म होगा। चलिए आगे देखिए। तो पहला कौन सा भैया? सोमेरियन। दूसरा बेबीलोन। बेबीलोन में किसका मकबरा है? सिकंदर। बेबीलोन में किसका मकबरा है? सिकंदर का घोड़ा भी वहीं पे मर गया था टेंशन से। घोड़ा भी क्या हो गया? मर गया टेंशन से। बुके फराल, उसका घोड़ा जो था सिकंदर का, वो भी मर गया। घोड़ा और कुत्ता, ये दो ऐसे जानवर है जो मालिक से बहुत प्रेम करते हैं। और कांकरेज नाम सुने हैं? किस जाति, किस चीज की नस्ल है कांकरेज? कांकरेज किसकी नस्ल है? इधर लड़की को कोई सही बोली थी, गाय की नस्ल। कांकरेज नस्ल जो है गाय की है। उसका सींग देखिएगा ना, डर जाएगा। मेरा दोनों हाथ देख रहे हैं, इतना में उसका सींग होता है, बहुत सबसे बड़ा सींग कांकरेज का होता है। और वो अपने स्वामी भक्त होती है, जिस मालिक ने उसे पाला है, जो उसे खाना खिलाता है। अगर आप उस मतलब अगर कोई वो 100 गायों के बीच में चल रही है, और आप अगर उसके मालिक का कॉलर पकड़ लीजिएगा ना, उसके मालिक को बुलाने की जरूरत नहीं, अगर देख ली तो हुक देगी आपको। सबसे ज्यादा स्वामी भक्त होती है सर कांकरेज नस्ल की गाय, वहां पे वो हुकेगी आपको पक्का। अब आप टेंशन नहीं लीजिए, बहुत जबरदस्त होती है सर। तो ये 3 नस्ल ऐसी होती हैं, और हालांकि अगर आप देखेंगे तो बहुत डर जाएंगे। सबसे बड़ी सींग उन्हीं की होती है। हालांकि ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, जब हम आपको कृषि ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो फिर जानवरों की नस्ल पढ़ाएंगे, उसमें क्वेश्चन भी पूछ देता है ये किस चीज की नस्ल है, कभी पौधे की नस्ल पूछता है। तो यहाँ उसकी घोड़ा भी मर गया था। तो 2 हो गया आपका, कौन कौन सा? सोमेरियन और बेबीलोन। सोमेरियन और बेबीलोन। उसके बाद आता है असीरिया। कौन सा? असीरिया। कौन सा? असीरिया की सभ्यता। कौन सा? असीरिया। असीरिया आपके मटेरियल में है कि नहीं है? चौथे नंबर पे कौन सा? कैट्रिया। तो टोटल कितनी हो गई? 4। ये चारों सभ्यताओं को मिलाकर क्या बनता है भैया? मेसोपोटामिया की सभ्यता। टोटल मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया कितनी सभ्यताओं को मिलकर बने? 4। पहला सोमेरियन, दूसरा बेबीलोन, तीसरा असीरिया, तीसरा असीरिया, चौथा हाँ कैट्रिया। काट दीजिए। सीरिया को देख रहे हैं, सीरिया में आतंकवादी घुस के काट रहा है सर। तो सीरिया अब सीरिया नहीं रह गया, क्या हो गया? असीरिया हो गया। आज के वक्त सीरिया में ISIS वाला आतंकवादी हो गए। इस दूसरों को कोई ठीक है नहीं होता है। पता है, 2 देश देखिएगा ना तो विचित्र लगेगा। एक सीरिया वाला जो आतंकवाद है, एक थाईलैंड का राजा। इससे थोड़ा आसाराम बापू से भी भयानक है यार। ये राजा हो, कम से कम राजा की तरह रहो। यार छोड़ी हाथ देखिए, कोई भी चीज होता है ना कि कल्चर डिपेंड हो जाता है। थाईलैंड का कल्चर में ये सब कोई मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी आज के वक्त में अगर आतंकवाद वाला काम जो सीरिया में हो रहा है तो पूरी तरह से मतलब बेवकूफी वाला काम। तो सीरिया भी क्या हो गया? असीरिया हो गया। क्यों हुआ है? काटने से। तो काटने से क्या याद रखेंगे? कैट्रिया। काटने से क्या याद रखेंगे? कैट्रिया। सीरिया क्या बन गया? असीरिया। क्यों? काटने से। क्या याद रखेंगे? कैट्रिया। तो टोटल चारों सभ्यता याद रहेंगी। पहला सोमेरियन, पहला सोमेरियन, दूसरा बेबीलोन, बेबीलोन, दूसरा बेबीलोन, तीसरा असीरिया, चौथा कैट्रिया। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया के साथ। मेसोपोटामिया की सभ्यता शहरी या ग्रामीण? हाँ, किन 2 नदियों के बीच में? यूफ्रेटस और टिग्रिस। यूफ्रेटस और टिग्रिस। यूफ्रेटस तथा टिग्रिस। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब इसी के जस्ट यहाँ बगल में एक देश है मिस्र। मिस्र में भी एक सभ्यता थी जिसका नाम था मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मिस्र। इस सभ्यता का सबसे बड़ा राजा था फिरौन। क्या नाम था? फिरौन। कौन? क्या नाम था? फिरौन। फिरौन इस्लाम धर्म के हिसाब से फिरौन को बहुत बड़ा श्राप मिला कि उसका शरीर कभी
गलबे नहीं करेगा, मतलब ऐसा श्राप मिला धार्मिक चीजों के हिसाब से। अभी भी उसका लाश ऐसे फिरौन का रखा हुआ है, तो गलत मम्मी बन के, क्या है, मम्मी बन के। तो ससुरा मिस्र जो है, इजिप्ट वाले, केमिस्ट्री की खोज इन्होंने किया था। मरने के बाद शरीर पे एक बहुत भयानक लेप लगा देते थे, जिस वजह से उनकी शरीर पूरी तरह से गलती नहीं थी, क्षतिग्रस्त जरूर हो जाती थी, मरा हुआ चीज कभी जिंदा की तरह ताजा तो दिखेगा नहीं यहाँ पर, हाँ, तो उसी तरह, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से सड़ता नहीं था। तो मम्मी यानी केमिकल का लेप लगाने की सभ्यता कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का सबसे बड़ा राजा फिरौन, क्या था? फिरौन। ये लोग बड़ा बड़ा पिरामिड बनवाता था। क्या बनाता था? पिरामिड। और ये पिरामिड आज के पहाड़ बराबर होते थे, आज के पहाड़ बराबर। देखिए पहाड़ कितना विशाल होता है, पहाड़ कितना विशाल होता है, ये अंदाजा आप तभी लगा सकते हैं जब पहाड़ के पास जाएंगे तब। जो चीजें आपको यहां से वहां दिखती है, वहां जाने में 2 घंटे लगते हैं। मतलब उस ऊंचाई पे जहां आप ईंटा चला के मार सकते हैं, ईंटा से फेंक सकते हैं, वहां जाने में आपको 2 घंटे लग जाते हैं। आप कभी देखेंगे वहां पहाड़ वाले में बहुत उटपटांग होता है पहाड़। मतलब अब जो भी आप लोग को मौका मिले तो आप लोग जाएंगे कभी वहां पे, तो वहां पे पिरामिड बहुत बड़े बड़े बनाए गए थे, पत्थरों से क्या बनाए गए थे? पिरामिड। तो किस सभ्यता में सबसे ज्यादा पिरामिड थे? मम्मी देखने को मिला। मिस्र सभ्यता का सबसे बड़ा राजा। मिस्र सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। नील नदी की देन किसे कहते हैं? किसे? मिस्र। मम्मी कहाँ के लोग बनाते थे? मिस्र। केमिस्ट्री की खोज मिस्र, हाँ, मिस्र के। वही केमिकल लगा दिए लोग। केमिस्ट्री को हम लोग विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान का विज्ञान। विज्ञान का विज्ञान किसे कहेंगे? केमिस्ट्री। अब भले आधुनिक रसायन के आप लेवेसियर को आप क्या कहिए? फादर कहिए, बशर्ते उस समय मिस्र को ही हम लोग क्या मानते थे? रसायन का जनक कहते हैं। अब नेक्स्ट कल समझेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल टेस्ट भी ले लेंगे, देखिए, हाँ मान के चलिए ले भी लेंगे, मान के चलिए नहीं हो लेंगे। अगर कोई सभ्यता वगैरह बच गए तो बमनी लोग निकलिए। चलिए, आप समझ में आ गया? लाइव वाले आप सब लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, एप्लीकेशन वाले आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए, थोड़ा सा टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया गया, आपको भी पता है थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, इंजेक्शन बहुत खतरनाक था इस वजह से, ठीक है। लाइव वाले आप लोग को भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत जल्दी और भी बैचेज आने लगेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।